Yeah. Hello everyone. Now we will start from another topic of Unit 2, that is measures of central tendency. देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। जैसे कोई भी डेटा हो, हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा हो, राइट। कोई भी न्यूमेरिकल डेटा हो, हर डेटा की एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मींस एक सेंट्रल पॉइंट होता है कि लाइक यूनिट हमारे पास वैल्यूज़ है, सपोज डेटा है 10 साल का, राइट। तो हर डेटा का कोई ना कोई ऐसी वैल्यूज़ होती है एक, जिसको हम ऑन एन एवरेज डिसाइड करते हैं, जिसकी हम स्टडी करते हैं। मींस उस वैल्यू में हर सारा जो डेटा, जितना भी वैल्यूज़ है, उन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स उस डेटा में होती है। मीन्स हर एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का जो डेटा होता है उनका एक सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है। मीन्स हर ऑब्जर्वेशन हम जो भी कर रहे हैं उन सारे पार्ट का एक सेंट्रल पॉइंट्स होता है, जिसमें जनरल वे में हम एक पॉइंट ले लिया है जो सबको, हर यूनिट को रिप्रेजेंटेट करता है, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेटिव होता है एक सेट ऑफ डेटा का, ठीक है, जिसमें सारे ही वो कैरेक्टरिस्टिक्स इन जनरल अवेलेबल होते हैं जो बाकी के डेटा में भी होंगे, ठीक है। तो स्टडी के पर्पज़ से हम एक एवरेज डिसाइड कर लेते हैं, एक एवरेज नंबर ले लेते हैं, या एक एवरेज ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जो हमें लगता है कि पूरे डेटा के, पूरे ग्रुप ऑफ डेटा का रिप्रेजेंटेटिव की तरह वर्क कर सकता है। और हम अगर उस एवरेज की, उस डेटा की स्टडी करें, उस सेंट्रल पॉइंट की स्टडी करें जहाँ पे सारी चीज़ें लाइज करती हैं, कहीं ना कहीं वहाँ से कनेक्टेड हैं, उस एवरेज पॉइंट को अगर फाइंड आउट करके उसकी स्टडी करें, तो वो रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक वर्क करेगा सारे ही डेटा के लिए। उससे उसको स्टडी करके जो रिज़ल्ट आपका आएगा वो आप मान सकते हैं कि वो सब पे एप्लीकेबल होगा, बिकॉज वो डेटा जो आपने स्टडी किया है एक नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स में से, नंबर ऑफ़ यूनिट्स में से, वो क्या था, वो एक एवरेज था। उतना एवरेज चीज़ें सब में पाई जाती हैं। तो आपने हर पॉइंट को कंसीडर करने के जगह पे आपने क्या किया, सारे ही पॉइंट्स का एक एवरेज पॉइंट ले लिया, और उस एवरेज की स्टडी करके आप अपने रिजल्ट्स तक के पहुँचे, राइट। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हेल्प अस इन ऑब्टेनिंग अ सिंगल वैल्यू that represent the entire data and gives data a single value। मीन्स टोटल जो वैल्यूज़ हैं आपके डेटा में, कई सारी वैल्यूज़ होंगी, 10 साल का डेटा होगा या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का डेटा होगा, तो हर डेटा की हर एक कॉलम की एक ऐसा मेन सेंट्रल एवरेज पॉइंट होता है, जिसमें सारी चीज़ें जो सबका रिप्रेजेंटेटिव की तरह वर्क कर सकता है, सारी वैल्यूज़ उसके थ्रू कनेक्टेड हैं। एक जनरल एक वैल्यू ले लेते हैं जिसका सारी ऑब्जर्वेशन जिसके अराउंड कॉन्सेंट्रेट करती हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल वैल्यू, या एक तरह से एवरेज। जनरली अगर हम बोले कि एक हम एवरेज स्टैटिस्टिक्स में ले लेते हैं अपने पूरे डेटा का, जिसको हम मानते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव होगा बाकी सबको, और फिर हम उसी की स्टडी करते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं। तो वैसे ही स्टैट्स में सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर सेंट्रल टेंडेंसी का कॉन्सेप्ट आया इन ऑर्डर टू फाइंड आउट अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंटेड द एंटायर डेटा, राइट। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स या इसका मीन्स इसमें एसेंशियल क्या होता है एक आइडिया लेवरेज में, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को डिफाइन करने का। सबसे पहला क्या है, टू गेट अ सिंगल वैल्यू ऑफ द डेटा दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर डेटा। मीन्स एंटायर डेटा को हम, जैसे सेंसस है, सैम्पलिंग का ही कॉन्सेप्ट था, तो हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी ना करके कुछ रैंडम सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि उसको हम एज अ रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। तो यहाँ पे ही हम स्टैटिस्टिकल मेजर्स के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू क्या करते हैं, एक एवरेज फाइंड आउट करते हैं जो एज अ रिप्रेजेंटेटिव वर्क करता है इन और जो उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, सारी जो पूरा डेटा है उस सब की कैरेक्टरिस्टिक्स को वो एवरेज डिनोट करता है, डिस्क्राइब करता है, राइट। एंड डिफरेंट टेक्निक्स इसके लिए लगती हैं, तो इसके थ्रू जो वैल्यू आती है एवरेज की, वो ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है। देन टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, ऑफ कोर्स आपको, जैसे आपने एक डेटा की एवरेज ले लिया, वैन उसी तरह से दूसरे डेटा का ऑन एन एवरेज एक वैल्यू ले ली, तो इससे कंपैरिजन भी इजी, आप कंपेयर कर सकते हैं उन एवरेजेस को ही लेके कि दोनों की वैल्यूज़ एंटायर डेटा की कहाँ पे लाइज करती हैं। then of course to help the managers in decision making process, all the data you have collected is for the purpose of your investigation, जो भी आपका predetermined objective होगा, तो इससे it also helps in decision making process, right। now we will see the different measures of central tendency कि किस तरह से हम लोग वो central point find out करते हैं, average find out करते हैं। देन देयर आर वेरियस मेजर्स थ्रू विच द सेंट्रल पॉइंट इज़ कैलकुलेटेड, या एवरेज जिस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसके डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स होते हैं, ठीक है। देखिए मैथमेटिकल एवरेजेस कैलकुलेट करने के लिए तीन तरीके होते हैं, एक एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। मीन को भी एवरेज ही बोलते हैं। एंड ऑल दीज मेजर कैन इधर बी सिंपल और वेटेड।
सिंपल और वेटेड क्या होता है, अगर जितनी भी यूनिट्स है, जितने भी डेटा में यूनिट्स दी हुई है 1 2 3 4, ठीक है, एक टेबल में ये जितनी भी यूनिट्स दी गई हैं, अगर ये इक्वल होंगी, इक्वल लेवल पे होंगी, तब आप सिंपल एवरेज कैलकुलेट करते हैं। अगर ये अलग अलग होती हैं, ठीक है, मीन्स हर सबको अगर अलग अलग इंपॉर्टेंस असाइन की हुई है, तो आप उनका जितना उनका प्रोपोर्शन है और ओवरऑल डेटा में जितना भी हर यूनिट का प्रोपोर्शन है, उनका इम्पोर्टेंस वाइज जितना जिसको इम्पोर्टेंस दी है उसका वेट असाइन कर देते हैं। वेट कैलकुलेट करके उसके बेसिस पे निकालते हैं। हम लोग आगे देखेंगे किस तरह से वेट में और किस तरह से सिंपल में निकालते हैं, ठीक है, दोनों के अलग अलग न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे आगे। देन पोजीशन का एवरेज कैलकुलेट करने के लिए देखिए 3 मेजर्स होते हैं, एक होता है मीडियन, एक होता है पार्टीशन वैल्यूज जिसमें आता है क्वार्टाइल, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल, और एक होता है मोड, राइट। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन सबसे सिंपल ये मीन होता है। मीन देखिए एवरेज को ही बोलते हैं। यहाँ पे नॉर्मली जैसे हम लोग किसी भी कभी भी हम लोग एवरेज निकालते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, जितनी भी टोटल वैल्यूज़ होती हैं उनको टोटल को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट से, ठीक है। तो सिंपल हमको एवरेज निकल आता है, तो वैसे ही अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट होता है। अरिथमेटिक मीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज अ क्वोशिएंट ऑब्टेन, जो भी ऑब्टेन होता है बाय डिवाइडिंग क्या, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय देयर नंबर, मीन्स जितना भी ऑब्जर्वेशन है, उन जितनी भी वैल्यूज आई हैं उनका सम टोटल, ठीक है। देन जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उसको टोटल को आपने नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो आपका मीन आ गया, ठीक है। लाइक आपको सपोज डेटा दिया हुआ है ग्रुप वाइज, एज वाइज दिया हुआ है, ठीक है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, तो किसी भी चीज़ का ग्रुप वाइज डेटा दिया हुआ है, राइट। इसमें सपोज आपकी ऑब्जर्वेशन आई है 10, इसमें आई है 7, इसमें आई है 8, इसमें आई है 9, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इनका टोटल राइट, इनका टोटल जैसे हो गया, कितना हो गया 34, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4, ठीक है, या तो 34 डिवाइडेड बाई 4, इस तरह से क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन में नॉर्मली इसको देखिए एक्स बार से डिनोट करते हैं अरिथमेटिक मीन को, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस तरह से कैलकुलेट हो जाता है, राइट। ये सिंपल मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड होता है मीन कैलकुलेट करने का। ना देखिए जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मंथली इनकम दी हुई है 5 लोगों की, ठीक है, टोटल मंथली इनकम आपको मेंशन है 5 लोगों की, एक की ये है, ये है, ये, तो आपने क्या किया, सबको सीरियल नंबर वाइज लिख लिया, ठीक है। देन मंथली इनकम लिख ली। अब आपने मंथली जितनी भी टोटल लोगों की इनकम थी, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, इनका जो सम था डैट मीन्स इसको आपने मान लिया एक्स, तो ये जो मीन एक्स था, ठीक है, वो यहाँ पे ऊपर लिखा। देन इसको डिवाइड किया किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5 लोग हैं, तो 5 ऑब्जर्वेशंस हो गई आपकी, तो उनको डिवाइड किया तो आपका ये आ गया मीन वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने का दूसरा मेथड होता है शॉर्टकट मेथड, ठीक। शॉर्टकट मेथड क्या होता है, जब इंडिविजुअल सीरीज दी हो, इंडिविजुअल सीरीज जैसे ये होती है, आपको जैसे डेटा सपोज दिया हुआ है स्टूडेंट्स के मार्क्स का, ठीक है, स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा दिया हुआ है, तो मार्क्स भी सिंगल वैल्यूज़ में होंगे और स्टूडेंट्स भी सिंगल वैल्यूज़ में होंगे, तो इंडिविजुअल सीरीज इस तरह की होती है, ठीक है, जब एक पर्सन का डेटा आपको दिया हुआ है सिंपली। देन उस शॉर्टकट मेथड में देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं मीन को। सबसे पहले हम एक मीन एज्यूम्ड कर लेते हैं, मीन्स जैसे ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन है, तो इनमें से कोई एक वैल्यू हमने मीन एज्यूम कर ली कि इतना वैल्यू हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 1140 आंसर आया था, बट मे बी एज्यूम हमने करा होता तो हम ये इसको मिडल वाली को एज्यूम कर सकते थे, तो कोई भी वैल्यू हमने एज्यूम कर ली पहले सारी ऑब्जर्वेशन में से। देन क्या किया हमने, टेक द डेविएशन ऑफ ईच आइटम फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन ए एंड डिनोट दिस डेविएशन बाय डी एक्स। देन जितनी भी ये ऑब्जर्वेशन हैं 1 2 3 4 5, इन सब का क्या करा, इन सब को हमने माइनस किया, डिफरेंस निकाला एज्यूम्ड में से। जैसे ये एज्यूम्ड किया, ठीक है, तो इसका डिफरेंस निकाला, इसको 1144 से माइनस किया, फिर इसको 1144 से माइनस किया, तो जितनी जो भी एज्यूम्ड मीन है उसको सारी ऑब्जर्वेशन से माइनस कर दिया, और उस रो को, उस कॉलम को हम लोग सॉरी बोलेंगे dx से डिनोट करेंगे डेविएशन को, राइट। देन ऑब्टेन द सम ऑफ दीज डेविएशन। अब जो माइनस करने के बाद वैल्यूज़ को जो भी आई हैं dx के कॉलम में, ठीक है, ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनका सम निकाला, इसको बोलेंगे सिग्मा डी एक्स, सिग्मा डिनोट करता है टोटल, ठीक है, इसका सम निकाला। अब सम निकालने के बाद ये फॉर्मूला सिंपली अप्लाई कर दिया, क्या, मीन निकाला, एज्यूम्ड मीन ए है एज्यूम, जो भी एज्यूम किया था डेट इज़ 1144 प्लस सिग्मा डी एक्स, दैट मीन्स जो डेविएशन आया था, डिफरेंस आया था, उसका टोटल
राइट, डिवाइडेड बाय एन। एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 5। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करते हैं, राइट। देखिए इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है। रोल नंबर आपको गिवन है, देखिए ये इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं, सिंगल वैल्यूज़ है, दैट इज़ ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। तो रोल नंबर आपको गिवन है, मार्क्स गिवन है हर पर्सन का, राइट। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड आपने ऐसे लिख लिए। आपने क्या किया? एज्यूम्ड मीन, एक मीन एज्यूम लिया क्या, राइट। सो इसमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ नहीं थी, वो मैंने लिख दी है, राइट। यहाँ पे देखिए क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड एक साइड लिखा है, फिर आपने डिविजन्स जैसे निकाल के शॉर्टकट मेथड के थ्रू करते वही किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने एज्यूम्ड मीन लिए 50, ठीक है। 50 कैसे लिए? देखिए सारी वैल्यूज़ है, कहीं ना कहीं वो 50 के अप्रॉक्स लाई करती है। आप चाहें तो आप इसमें से भी कोई भी एक ले सकते हैं इसी तरह से, या ऐसे ही 50 इन्होंने ऑन एन एवरेज लिया है, बिकॉज सभी वैल्यूज़ कहीं ना कहीं 50 के अप्रॉक्स लाई कर रही है, राइट। देन उसका क्या किया? डी एक्स डेविएशन निकाला। कैसे? एक्स एक्स होती है ये सारी वेरिएबल्स जो ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं आपकी, तो एक्स माइनस 50 करके निकाला। जैसे 43 माइनस 50 किया तो माइनस का 7, 48 माइनस 50 -2। इसी तरह से आपने सारी ऑब्जर्वेशन को एज्यूम्ड मीन से माइनस करके निकाला, तो फाइनल जो सम आया वो आया आपका 26, ठीक है। अब देखिए आपने किस तरह से किया, फॉर्मूले में पुट किया, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाई एन, दैट इज 50 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 10, राइट। तो 50 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो गया? 50 प्लस 2.6। तो आपका एवरेज मार्क्स कितना आया? 52.6 मार्क्स, ठीक है। जब भी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें मेंशन रहता है कि आपको शॉर्टकट से करना है, या इसके बाद एक और हम पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन, उससे करना है, या डायरेक्ट से करना है, या कभी कभी हमें तीनों से करने को बोल देते हैं। और तीनों ही मेथड से आप करें, लाइक आप एक्स जो हमने पढ़ा अभी डायरेक्ट मेथड उससे करें, या इस तरह से करें, या स्टेप डेविएशन से करें, तीनों का आंसर सेम ही होता है, राइट। ऐसे देन इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए ये क्या होता है, ये जब हम यूज़ करते हैं स्टेप डेविएशन, देखिए जब हम इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करें तो इंडिविजुअल सीरीज़ में स्टेप डेविएशन का मेथड इतना यूज़ नहीं किया जाता है, नॉर्मली डायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड ही यूज़ होता है। बट ये देखिए ये इसका फॉर्मूला, यहाँ पे आप फॉर्मूला रीड कर सकते हैं। ये मेथड तब आप यूज़ करें जब कोई भी, जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ उसमें कोई एक कॉमन फैक्टर हो, राइट। अदरवाइज इतना ज़्यादा ये इंडिविजुअल सीरीज़ में पॉपुलर नहीं है। आगे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ अभी पढ़ेंगे, उसमें हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ में हम लोग स्टेप डेविएशन के मेथड को स्टडी करेंगे, राइट। तो डिस्क्रीट सीरीज़ देखिए, पहले तो डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है देखिए। जैसे हम लोगों ने इंडिविजुअल में देखा, वहाँ पे हर एक स्टूडेंट का अलग अलग डेटा दिया था। अब इसमें अगर कोई भी स्टूडेंट का मार्क्स रिपीट भी कर रहा है फिर भी वो अलग अलग मेंशन है। बट डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है, अगर कोई डेटा ऐसा है जो रिपीट कर रहा है तो वो क्या है, वो आप एक पर्टिकुलर जैसे एक्स की वेरिएबल सपोज मार्क्स दिए हुए हैं, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मार्क्स दिए हुए हैं आपको कई सारे स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो मार्क्स मेंशन है आपको कि एक को किन्हीं स्टूडेंट को 15 मार्क्स आए, 17 हो गए, 18 हो गए, 21 हो गए, ठीक है। तो ये आपको मार्क्स मेंशन है, और इस मार्क्स के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं जिनके ये मार्क्स आए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मेंशन होती है। लाइक 3 स्टूडेंट है जिनके 15 आए हैं, 8 स्टूडेंट है जिनके 18 आए हैं, 5 है जिनके 18 आए हैं, और 7, ठीक है, 7 है जिनके 21 है। तो ये क्या फ्रीक्वेंसी मेंशन करते हैं, मींस जो भी स्टूडेंट्स हैं जो सेम कैटेगरी में लाई करते हैं, वो पर्टिकुलर ग्रुप को आपने एक फ्रीक्वेंसी असाइन करके उन्हें एक ही ग्रुप में रखा हुआ है, ठीक है, जो सेम कैटेगरी के हैं। लाइक जो ये जिनके भी मार्क्स 15 है, सेम है, वो 3 है, उनको आपने एक कैटेगरी में रख दिया। देन जो जिनके मार्क्स 17 है, सेम है, 8 स्टूडेंट्स हैं, तो उनको आपने एक कैटेगरी में रख दिया। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी मेंशन होती है कि कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हुई है, राइट। इंडिविजुअल सीरीज़ में आपका सबका अगर ये डेटा होता तो ये डेटा इंडिविजुअली मेंशन होता है, स्टूडेंट 1 2 3 4 का। बट यहाँ पे जो सेम है उनका आपने एक ग्रुप बना दिया है, राइट। तो ये होती है, इस टाइप की सीरीज़ को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट में देखिए डायरेक्ट मेथड किस तरह से अप्लाई करते हैं। इसमें देखिए डायरेक्ट में कैसे करते हैं, पहले तो आपको एक वेरिएबल का एक कॉलम दिया होगा एक्स का, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखा मार्क्स का कॉलम था एक्स, और एक कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी का जिसको एफ से डिनोट किया होगा, राइट। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आते हैं, जितनी फ्रीक्वेंसी है उस मार्क के रिपीट होने की,
देन ये दो कॉलम है हमारे पास, एक एक्स का और एक एफ का, इनको हमने क्या किया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे, तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास एक कॉलम बन जाएगा एफ एक्स का। ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके। अब ये जो एफ एक्स का कॉलम आएगा, इसका जो टोटल होगा वो हम क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ एक्स, दैट मीन्स द सम ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये टोटल होगा सिग्मा ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। देन फाइंड द टोटल फ्रीक्वेंसी, राइट, ये आपका फोर्थ स्टेप में हो गया। इसके बाद डिवाइड द टोटल ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3, जो भी ये टोटल आया है स्टेप 3 में, बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड इन स्टेप 4, that is use the formula sigma means is equal to sigma fx divided by n। अब n क्या होता है, n इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं आपके, जो f होता है ये फ्रीक्वेंसी होती है, राइट, सिग्मा f ही होता है आपका n आप किस तरह से कंसीडर करते हैं, n कंसीडर करते हैं सिग्मा f को, राइट, बिकॉज फ्रीक्वेंसी में जैसे 3 स्टूडेंट है या 8 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, तो अगर आप f को टोटल कर ले तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल जाएंगे, राइट, और n क्या होता है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही होता है, तो f के थ्रू ही हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता चल सकती है, तो इसीलिए इसके फॉर्मूले में सिग्मा एफ एक्स आता है, देन डिवाइडेड बाय n, और n होता है हमारा f का टोटल, राइट, बिकॉज f में आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है या टोटल नंबर ऑफ जो भी है उसकी ही टोटल मेंशन होता है, फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम n निकाल सकते हैं, तो इस फॉर्मूले में पुट किया, जस्ट आपने मीन निकाल लिया, राइट। इसका देखिए क्वेश्चन एक देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये साइज दिया हुआ है, राइट, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि कितने कितने लोग हैं जो आते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर। देन इसे आपने किस तरह से फॉर्मूले में पुट किया, ये है एक्स राइट डाउन किया, देन उनकी फ्रीक्वेंसी देखिए, उनको मल्टीप्लाई किया, एफ एक्स निकाला, राइट, 6 5 37 इंटू 8, इस तरह से आपने एफ एक्स निकाल लिया, और एफ एक्स ये जो आया है इसका आपने टोटल किया। ठीक है, इसका टोटल करके आपको जो इतने भी ऑब्जर्वेशंस आई हैं उनकी टोटल वैल्यू पता लग गई। ठीक है, एफ एक्स निकाल लिया सिग्मा एफ एक्स, और एन किस तरह से आपने निकाला, एन होता है सिग्मा एफ, राइट, ये कितना आया 50, इसे आपने जस्ट फॉर्मूले में पुट करके एक एवरेज वैल्यू निकाली, जैसे कि आई 8.8। ठीक है, देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड आता है, डायरेक्ट मेथड के बाद आता है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड देखिए कैसे कैलकुलेट होता है, इसमें मीन शॉर्टकट मेथड में भी चीज़ें वैसे ही कैलकुलेट होती हैं डिस्क्रीट सीरीज़ के केस में, जैसे कि इंडिविजुअल सीरीज़ के केस में कैलकुलेट होती है, राइट, जैसे उसमें हमने एज्यूम्ड मीन किया था, वैसे यहाँ पे भी जो एक्स की वैल्यूज़ होती है उसमें से आपने एक एज्यूम्ड मीन ले लिया, राइट, ठीक है, कोई भी मीन एक एज्यूम कर लिया अपनी तरफ से, दोनों वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी एक्स एंड एफ की। देन हमने क्या करना है, हमने एक्स का और एज्यूम्ड मीन का डेविएशन निकालना है, डिफरेंस निकालना है हर जितनी भी यूनिट है। ठीक है, लाइक ये एक्स की है, ये एफ की है, अब हमने डी एक्स निकालना है। डी एक्स कैसे निकाला, ये जो x की वैल्यू होगी, सपोज यहाँ पे 15 है, राइट, और एज्यूम्ड मीन हमने लिया हुआ है 10, तो 15 माइनस 10, राइट, वो इस तरह से हर x की वैल्यू के साथ हम एज्यूम्ड मीन को डिडक्ट करके डेविएशन निकाल लिया, तो ये एक डेविएशन का कॉलम बन जाएगा, राइट। देन क्या करना है हमने, डेविएशन x माइनस ए करके निकाला, देन मल्टीप्लाई द डी एक्स विद द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्टेन द टोटल ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब नॉर्मली जैसे हम लोग डायरेक्ट में x इंटू एफ कर रहे थे, तो यहाँ पे x इंटू एफ ना करके हम फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट्स होंगे, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज़ होंगी उनको मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ। ठीक है, डेविएशन जो आया उसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एफ डी एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, एफ डी एक्स निकाला, अब एफ डी एक्स में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज़ आएंगी उनका हमने टोटल निकाल लिया, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ डी एक्स, राइट, इनका आपने टोटल निकाल लिया है, तो सिग्मा एफ डी एक्स निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फाइंड आउट द टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी जैसे हमने लास्ट डायरेक्ट मेथड में टोटल फ्रीक्वेंसी निकाला था एफ का टोटल, वैसे यहाँ भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होंगी वो क्या होंगी, टोटल फ्रीक्वेंसी, राइट। देन फॉर्मूला भी उसी तरह से बिल्कुल जैसे इंडिविजुअल में था वैसे ही फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, दैट इज दिस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट, आपको इससे आपका मीन मिल जाएगा, राइट। देन इसके बाद इसमें हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, देखते हैं कैसे। स्टेप डेविएशन मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब किसी भी अगर जो x की वैल्यूज़ है उसमें कोई एक कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, मीन्स जो सारी वैल्यूज़ x की आपको दी है कोई ऐसा कॉमन नंबर है जिससे वो सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। इसमें देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले तो रिप्रेजेंट द वेरिएबल बाय एक्स एंड फ्रीक्वेंसी एफ, आपने जो भी वेरिएबल्स है उनको एक्स एंड एफ के थ्रू रिप्रेजेंटेट किया। ठीक है, आपको दो कॉलम मिल गए। देन सिंपल जैसे पहले हमने लिया था, कोई एक एग्ज्यूम्ड मीन लिया एक्स में से,
ठीक है। देन हमने डेविएशन निकाले, dx का कॉलम बना के x माइनस ए करके डेविएशंस निकाले, राइट। डेविएशंस निकालने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप इसमें देखे, यहाँ पे डिफरेंस होता है, क्या निकालते हैं हम, एक नई चीज़ निकालते हैं इसमें जिसको क्वेश्चन निकालते हैं ds। ds कैसे निकालते हैं, dx डिवाइडेड बाई आई। dx दैट मीन्स जो भी एज्यूम्ड मीन के थ्रू आपका डेविएशंस आया था, ठीक है, मीन्स जितने भी ये डेविएशंस की यूनिट होंगी उनको हम डिवाइड करेंगे आई से, और फिर हम एक कॉलम नया बनाएंगे ds का। आई क्या है, आई जो x है, सपोज x में जो भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो सारी इवन है, 24 12 है, 48 है या 74 है, तो सारी वैल्यूज़ इवन है। अब देखिए इसमें 2 जो है 2 कॉमन फैक्टर निकल आया, राइट। तो इस तरह से आपने 2 को मान लिया आई, तो 2 को आई मान के आपने ds निकाला हर वैल्यू का। हर वैल्यू का कैसे निकाला, dx की हर वैल्यू से i को दैट इज़ 2 से डिवाइड करके आपने ds निकाल लिए, ठीक है। देन मल्टीप्लाई दिस ds विद द रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी। अब जैसे लास्ट वाले में डेविएशन को f से मल्टीप्लाई करके f dx निकाला था, तो अब यहाँ पे हम लोग जब स्टेप डेविएशन से करते हैं तो ये ds जो निकल के आता है dx अपॉन आई, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रिक्वेंसी से, और देन उसका टोटल निकाल के वो फॉर्मूले में पुट करते हैं, राइट। देखिए क्या किया है, और n आपका वही होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो मल्टीप्लाई ds को करने के बाद हमें सिग्मा एफ डी एस मिल जाएगा, मीन्स जो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यूज आएंगी उनका टोटल, ठीक है। देन फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स एज्यूम्ड मीन जो भी एज्यूम किया हो, प्लस सिग्मा डी एफ डी एस, राइट, ये डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ दैट इज द योर एन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाइड बाय आई। आई क्या है, कॉमन फैक्टर, या ये फॉर्मूला अप्लाई करें, दोनों ही सिमिलर हैं, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वेजेस दी हुई हैं और जित नंबर ऑफ वेज अर्नर दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि कितने लोग हैं इतनी वेजेस में जो आते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स और ये है फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ, राइट। देखिए एक्स को हमने एक कॉलम में लिख लिया, एफ को हमने एक कॉलम में लिख लिया, सारी वैल्यूज़ को, एफ का टोटल निकाल लिया। देन हमने सबसे पहले डी एक्स निकाला, क्या माना है, एज्यूम्ड मीन। देखिए यहाँ पे 5 थी, 5 में से मिडल वाला हमने एज्यूम्ड कर लिया है मीन। देन आपने डी एक्स कैसे निकाला है, एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन, एक्स माइनस ए, राइट। 55 माइनस 165, 75 माइनस 165, तो ये वैल्यूज़ आपकी आ गई, राइट। अब आपने क्या निकालना है, डी एस। अब देखिए इन सब वैल्यूज में कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, ठीक है। 5 ऐसा फैक्टर है जो सबसे डिवाइड हो रहा है, ठीक। तो डी एस इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है, डी एक्स अपॉन 5। 5 क्या है, 5 इज द आई, दैट इज योर कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर अगर होता है तभी हम लोग स्टेप डिवीजन का मेथड यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम लोग शॉर्टकट से ही कर लेते हैं, राइट। तो डी एस कैसे आया, डी एक्स की जो वैल्यू थी उसे आई से डिवाइड किया। देखिए 110 जैसे था, 110 को आपने आई से डिवाइड किया, दैट इज़ 5, तो क्या आया आपका 22। इसी तरह से 90 डिवाइडेड बाय 5, 0 डिवाइडेड बाय 5 0, 165 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई डीएस की। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालना है वैल्यू। तो ये आपने आया एफ डी एस 6 मल्टीप्लाई 22, 35 मल्टीप्लाई बाई 18, ठीक है। इस तरह से वैल्यूज़ आ गई और इनका टोटल हमने ले लिया। अब फॉर्मूला में सिंपली पुट किया, फॉर्मूला क्या है, ए एज्यूम्ड मीन 165, राइट, प्लस सिग्मा एफ डी एस दैट इज़ 2730 इंटू आई जैसे था, एंड होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज सिग्मा एफ या एन बोल लें, ठीक है। वो क्या है हमारा 200। तो इससे हमारा क्या आ गया, देखिए हमारा एवरेज आ गया, मीन आ गया 233.25। इस तरह से हम लोग एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में। देन हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन एरिथमेटिक मीन की तीनों ही मेथड से ग्रुप्ड सीरीज़ में। ग्रुप्ड सीरीज़ क्या होती है, जब आपको डेटा दिया हो ग्रुप वाइज, जैसे हमने एज के बेसिस पे एक बार पढ़ा था कि 0 to 5 में या 5 to 10 में, तो ये क्या है, ये ग्रुप बना दिया 0 से 5 के। अब इसके बीच के जितने भी लोग इन एज ग्रुप में आते हैं उनका मान लो उसमें 7 लोग आते हैं, ठीक है, इसमें मान लो 8 लोग आते हैं, तो ये क्या हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में कितनी बार चीज़ें रिपीट कर रही है, और ये हो गया ग्रुप। तो इस तरह की सीरीज़ को कहते हैं हम लोग ग्रुप सीरीज़। ग्रुप सीरीज़ में देखिए कैसे कैलकुलेट होता है, फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट सभी के सेम होते हैं, बस कुछ छोटे छोटे डेविएशंस होते हैं जो कि क्योंकि उनका टेबल का फॉर्मेट चेंज हो जाता है इसलिए वो डेविएशंस आते हैं।
सबसे पहला मेथड इसमें भी है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है, अब जैसे आपको डेटा दिया है ग्रुप वाइज, तो आपने क्या करना है, आपने जो एक्स होगा, एक्स कैसे आप निकालेंगे, क्या मानेंगे, तो उसके लिए आप मिडल वैल्यू निकालते हैं, हर ग्रुप की मिडल वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, ऑब्टेन द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास एंड डिनोट देम बाय एम या एक्स से डिनोट करते हैं। देन जो मिड वैल्यू आती हैं उन्हें जो भी रिप्रेजेंट उनके अगेंस्ट क्लास फ्रिक्वेंसीज दी होती है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके या एफ एक्स या एफ एम जो भी आप जिससे भी डिनोट कर रहे हैं उनका टोटल निकाल लेंगे। देन जो टोटल फ्रिक्वेंसी निकाला आपने, फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिग्मा एफ, राइट। और सिंपल जैसे डायरेक्ट मेथड में हम लोगों ने हमेशा फॉर्मूला पढ़ा है कि टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसी तरह से सिंपल फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए ये ग्रुप वाइज आपका पेंशन है, राइट। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू कैसे निकाली, स्टार्टिंग की वैल्यू प्लस क्लोजिंग की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 5, ये देखिए 5 आ गया। 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 30 डिवाइडेड बाय 2 15, 15 आ गए। इसकी मिड वैल्यू इसी तरह से 25 35 45 आ गई। फ्रीक्वेंसी ये नंबर ऑफ पर्सन जितने आते हैं वो आपको गिवन है। देन आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आपका एफ एक्स आ गया, राइट। उसका टोटल निकाल के आपने सीधा सीधा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का टोटल या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिससे बोले उससे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपका मीन, ठीक है। डायरेक्ट मेथड सिंपल इसी तरह से। शॉर्टकट मेथड भी वैसे ही होता है। यहाँ आपने क्या किया है, मीन को एज्यूम किया है, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं। बस आपका छोटा सा डिफरेंस क्या होता है कि बाकी के मेथड में आपको एक्स गिवन होता है, यहाँ पे आपको एक्स नहीं गिवन होता है, जो आप मिड पॉइंट लेके निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी आपका फॉर्मूला वैसे ही बिल्कुल सेम है, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। क्या है, सारी चीज़ें सेम है, मार्क्स गिवन है, मिड वैल्यू आपने निकाल ली, स्टार्टिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, आपने एक कोई एज्यूम कर लिया, देखिए जैसे यहाँ पे 25 एज्यूम कर लिया और जस्ट एक्स डी एक्स निकाल लिया, एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन करके। फिर अगर आप शॉर्टकट से कर रहे हैं तो डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वहीं अगर हम स्टेप डेविएशन से करेंगे तो डी एस से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। देन आपका इस तरह से कैलकुलेट होकर फॉर्मूला में पुट किया, वेरिएबल्स आ गए। देन उसी तरह से स्टेप डेविएशन भी है। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे डीएस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। डीएस दैट मीन्स कॉमन फैक्टर यहाँ पे लेके हम उसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक्स आया, यहाँ भी एक्स में हमारा कॉमन फैक्टर ले लिया हमने एक, और उसके थ्रू हमने डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके पूरा अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, बट आपको क्या है, बस आपको एक ये देखना है कि किस टाइप की सीरीज़ है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमने अपने क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, राइट। एक पॉइंट आप इसमें ध्यान रखिएगा इसके स्टेप डिवीजन में, कि यहाँ पे जब आप कॉमन फैक्टर लेंगे तो कॉमन फैक्टर शुड नॉट बी बेस्ड ऑन दिस, कॉमन फैक्टर आपके इसके बेसिस पे ही होगा, ना कि इसके बेसिस पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 10, ठीक है, आपने देखिए लिया हुआ है 10, ठीक है। कॉमन फैक्टर जो आप लेंगे वो एक्स के बेसिस पे नहीं लेंगे, आपकी जो ग्रुपिंग दी हुई है ये इसके बेसिस पे आप लेंगे कॉमन फैक्टर, राइट। बाकी सब चीज़ें आपकी सेम होंगी। देन एक कॉन्सेप्ट आता है वेटेड एवरेज मीन का, वेटेज अरिथमेटिक मीन का। जैसे नॉर्मली हम लोगों ने सिंपल में देखा तो उसमें क्या था, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जितनी भी यूनिट्स है और जितने भी आइटम्स ऑब्जर्वेशन मैंशनड है सबको आपने इक्वल इंपॉर्टेंस दी है। बट नॉर्मल प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल व्यू में ऐसा नहीं होता है, सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होती। जैसे सपोज़ आप फैमिली है, फैमिली अपना बजट डिसाइड कर रही है, तो बहुत सी चीज़ें हैं बजट में जो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिन पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा लगता है, और कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, उस पर एक्सपेंडिचर भी आप इतना ज़्यादा रेगुलरली नहीं करते। लाइक यहाँ पे देखिए फैमिली बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज़ नॉट इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग कैन नॉट बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन इंटरटेनमेंट। तो उन सब की अलग अलग रिलेवेंसी है। बजट प्रिपेयर करते समय हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे ज़्यादा बजट अपना देना है, वो चीज़ें डिसाइड करना है। तो जब चीज़ें ऐसे मेंशन हो जहाँ पे सबकी इम्पोर्टेंस अलग हो, वहाँ पे हम कैलकुलेट करने से पहले वेट असाइन करते हैं कि किसका कितना प्रपोर्शन, कौन कितना प्रपोर्शन किसको मिल रहा है, किसे कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, उसके बेसिस पे हम आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। देखिए जैसे यहाँ पे मेथड है, पहले तो इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है,
सिंपल और वेटेड एवरेज दोनों ही इसमें निकाला हुआ है, आपको आर्टिकल दिए हुए हैं किसी भी घर में खाने के, ठीक है। फ्लोर है, घी है, शुगर, पोटैटो ऑयल। अब किसकी कितनी क्वांटिटी लगती है वो आपने दिया हुआ है कि फ्लोर का सपोज 100 kg लग रहा है, घी का 20 kg, शुगर का 50, पोटैटो का 40 और ऑयल का 25 kg। और सबके क्या मेंशन है, सबके प्राइस मेंशन है, राइट। देखिए आपने इसके कैसे सॉल्व किया है। या तो जो भी क्वेश्चन पर किलोग्राम विल बी एक्स टू एंड इट्स क्वांटिटी विल बी फिक्स एट डब्लू, ठीक है। क्वांटिटी है उसको हम डब्लू से, वेट से मेंशन करेंगे, और जो आपको प्राइस दिया है उसे हम क्या मानेंगे, उसे हम मानेंगे एक्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिसका जितना क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, इसका कम कंज्यूम हो रहा है, तो इसको हमने मान लिया है डब्लू, दैट इज़ वेट, और ये हो गया हमारा एक्स मीन्स प्राइस, ठीक है। अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया, डब्लू एक्स, राइट। देन इनका सम निकाल लिया है और इनका सम निकाल लिया है, ठीक है। देखिए सिंपल अरिथमेटिक मीन अगर होता तो सिंपल अरिथमेटिक मीन में हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा एक्स इनका जो भी टोटल आता है उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 38 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5। बट क्योंकि वेटेड एवरेज अरिथमेटिक मीन के अगर थ्रू निकाले तो कैसे निकालेंगे, जो डब्ल्यू एक्स आता है मीन्स वेट जितना जिसको असाइन हुआ है उसके हिसाब से हम प्राइस को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 × 100 200, और इस तरह से सिग्मा डब्ल्यू एक्स हमें पता चल जाता है। और सिग्मा एक्स को डिवाइड करते हैं हम लोग सिग्मा डब्ल्यू से, ठीक है। सिग्मा डब्ल्यू दैट इज़ जो वेट का टोटल आता है उससे, उन इन दोनों को डिवाइड करके हम क्या निकालते हैं, एरिथमेटिक मीन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई है, 4.8 आई है, राइट। तो इसकी वैल्यू जो हम इसको दोनों का वैल्यूएशन करते हैं तो दोनों का वैल्यूएशन की वैल्यूज़ भी अलग अलग कैलकुलेट होके, तो सिंपल अगर होता है तो वहाँ पे हम लोगों ने सिंपली निकाल लिया है जिसका जितना प्राइस के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देख रहे हैं। बट अगर वेट के अकॉर्डिंग देखें तो जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है तो वो क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है घर के लिए। जैसे फ्लोर देखिए, फ्लोर मोस्ट ऑफ द जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी का डब्लू का पार्ट है वो फ्लोर से ही आ रहा है, ठीक है। और फ्लोर देखिए 100 किलो कंजम्पशन उसका हो रहा है, बट उसकी प्राइस सबसे मीन्स लोवेस्ट है, 2 रुपीज़ है। तो इसलिए आपका वेटेड एवरेज मीन्स भी सिंपल एरिथमेटिक मीन्स से कम आए। तो भले प्राइस उसका कम हो लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ज़्यादा है, इसलिए वेट हम असाइन कर देते हैं यहाँ पे। और सिंपल एरिथमेटिक मीन है तो वहाँ पे वेट का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। नॉर्मली आप वेरिएबल्स को सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके हम एवरेज निकाल सकते हैं, राइट। देन इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन का, वो देखते हैं। एरिथमेटिक मीन का देखिए यहाँ पे मेरिट्स मेंशन है। मेरिट्स क्या है, सबसे पहला रिजिड एंड डेफिनेट मींस ये क्या है, यहाँ पे एक आपको डिफाइंड वैल्यू मिल जाती है, किसी भी एक आपको नॉर्मल सीरीज मिली है आपको एक डेफिनेट वैल्यू मिल जाती है जो एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह वर्क कर, और आप कोई भी मेथड या कोई भी फॉर्मूला यूज़ करें इसकी जो वैल्यूज़ है वो क्या रहती है, सेम रहती हैं, चेंजेस उसमें नहीं आता है। देन सिंपल टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एज कम्पेयर टू द अदर मेथड्स। देन बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स, इसका मीन्स जब भी मैथमेटिक मीन का कैलकुलेशन करते हैं तो सीरीज़ में जितने भी आइटम रहते हैं हम उनको सबको इंक्लूड करते हैं, सबको अपना कैलकुलेशन में कैलकुलेशन का पार्ट एक होता है, ठीक है। तो इसलिए सारी चीज़ों पे बेस्ड होता है, सारे आइटम्स पे। देन सुटेबल फॉर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ऑफ कोर्स फर्दर अगर हमें कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना हो, टूल्स यूज़ करना हो तो आप इजीली कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव दैट डेफिनेट अमाउंट ऑफ वेरिएबल्स यूनिट्स इन ईच आइटम्स, राइट। स्टेबिलिटी, इसमें स्टेबल जो एवरेज सॉरी कैलकुलेट होता है वो एक्सेप्टेबल, पहले तो ये मेथड यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ठीक है। देन इसका जो एवरेज निकल के आता है वो ज़्यादा सुटेबल, ज़्यादा स्टेबल माना जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर। एंड देन नो नीड ऑफ अरेंजिंग, अब यहाँ पे आप जब भी कैलकुलेट करते हैं तो आपको पहले अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप असेंडिंग में या डिसेंडिंग में अरेंज करो। आप बाकी के मेथड अगर हम आगे अभी पढ़ेंगे तो उसमें मीडियन एंड मोड में दोनों में ही पहले हम अरेंज करते हैं, बट मीन में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। देन डिमेरिट्स क्या हैं, देखिए इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम आइटम, एक्सट्रीम आइटम के इफेक्ट कैसे पड़ता है, जैसे हम लोगों ने वेटेड में ही पढ़ा था कि जो वैल्यूज़ कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो बाकी के वैल्यू से डिफरेंट है। लाइक देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल में मेंशन है ABCDE, ABCD हैं जिनकी आपको इनकम दी हुई है, ठीक है। एक की इनकम है 8, एक की 12, एक की 15, एक की 25। अब आपने इसका एवरेज जब निकाला, मीन निकाला तो आया मीन 15। अब देखिए क्योंकि 15 क्यों आया, क्योंकि कुछ एक्सट्रीम वैल्यू ऐड हो गई, जैसे यही एक एक्सट्रीम ऐड हो गई है, ठीक है। तो इसकी जस्ट एक अकेले की वजह से आपका पूरा रिजल्ट चेंज हो गया। अब इसमें से एक ए भी है जिसकी वैल्यू 8 है, तो अब इसकी 8 तो
इससे तो काफ़ी फार अवे हो गई ना, तो आपका ट्रू सेंस में रिजल्ट नहीं आ सकता है, बिकॉज जो एक्सट्रीम कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो डिफ़र करती हैं बाकी की वैल्यूज़ से, बहुत ही एक्सट्रीम चेंज उसमें आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है आपका पूरा ही जो एवरेज निकल के आता है वो रॉन्ग हो जाता है। देन नो यूज़ ऑफ ग्राफिकल मेथड, ऑफ कोर्स इट इज़, आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ग्राफिकल मेथड्स का यूज़ नहीं हो रहा है। देन डिफ़िकल्टी इन केस ऑफ अननोन वैल्यूज़, एक मीडियन एंड मोड है, अगर वहाँ पे आपको वैल्यूज़ कोई एक पर्टिकुलर यूनिट पे नहीं गिवन है, अवेलेबल नहीं हो पाई या कोई कुछ भी हो पाया, तो अभी आप उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए आपको सारी की सारी वैल्यूज़ आइटम्स की चाहिए रहती हैं, उसके बिना आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। देन फॉलोशियस कंक्लूजन्स, अब क्या है कंक्लूजन, इससे कभी कभी आप रॉन्ग भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए बिजनेस का डेटा दिया, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। एक ए बिजनेस है और एक बी बिजनेस है। ए बिजनेस का प्रॉफिट दिया हुआ है 2010 11 12 का, 3 साल का, इनका क्या है 4,000 5,000 6,000, और इनका क्या है 6,000 5,000 4,000। अब दोनों की वैल्यू सेम है, बट देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, बिकॉज इनका जो प्रॉफिट है ओवरऑल वो इंक्रीज़ हो रहा है और इनका प्रॉफिट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इनका प्रॉफिट पहले ज़्यादा था अब कम है, और इनका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो दोनों ही फर्म की पोजीशन एक्चुअल में सेम नहीं है, बट अगर हम इनका मीन निकालेंगे तो इनका बिकॉज सेम ऑब्जर्वेशन है, कैलकुलेशन टोटल भी सेम होगा, एवरेज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी सेम होगा, तो इन दोनों का ही मीन आएगा दोनों के केस में 5,000। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो क्या है, दोनों में बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक के मीन के थ्रू कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं, जो कंक्लूजन निकल के आते हैं वो रॉन्ग भी हो सकते हैं, राइट। सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखिए ज्योमेट्रिक मीन को हम कब यूज़ करते हैं, जैसे कभी कभी हम लोग ऐसी क्वांटिटीज़ का, ऐसे नंबर्स का, वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे होते हैं जिन जो चेंजेस जिसमें पीरियड ऑफ टाइम चेंज आते रहते हैं। ठीक है, दैट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हम ऐसी क्वांटिटीज के साथ डील कर रहे हैं जिनमें चेंजेस आते रहते हैं, या बढ़ रहे हो या घट रहे हो या एक एवरेज रेट से चेंज आ रहे हो, मींस तो कितना एक एवरेज चेंज आ रहा है, यूजुअली कितना मिनिमम एक टेंडेंसी के साथ लॉन्ग टर्म में कितना एक चेंज आ रहा है एवरेज पे। ठीक है, वो चेंज को मेज़र करने के लिए हम लोग ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन भी जैसे नॉर्मल हम लोगों ने पढ़ा, ग्रुप सीरीज़ का अलग, इंडिविजुअल सीरीज़ का अलग, तो हर सीरीज़ का ये भी अलग अलग होता है। इसे जी या जी एम से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 16। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन देखिए कैसे निकल के आता है। ज्योमेट्रिक मीन के मेथड्स क्या होते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अनडिवाइडेड सीरीज़ है, ठीक है, जैसे कोई इंडिविजुअल सीरीज़ है, राइट। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको n वैल्यूज़ हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और आपको ये x दिया हुआ है। ठीक है, इसका 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 ऐसे ढेर सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो कैसे आप निकालते हैं, उसका रूट निकाल के आप ऑन एन एवरेज निकालते हैं उसकी वैल्यू को, राइट। यहाँ पे देखिए जितने भी ये x दिए हुए हैं, ये क्या है 4 एंड 16, ये किसी भी वैल्यू के x है, एक्स वैल्यूज़ ही है। आपने इनको क्या निकाला हुआ है, इनका अंडर रूट निकाला हुआ है। 4 इंटू 16 करा, इसी तरह से अगर और होंगे तो उनको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, राइट। देन 4 इंटू 16 क्या है 64, 64 किसका रूट हो स्क्वायर होता है 8 का। तो यहाँ पे हम एक वो निकालते हैं कि एवरेज रेट पे कितनी भी वैल्यूज़ पे क्या चेंज आ रहा है, वो चेंज निकालने के लिए हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं, राइट। देन देखिए यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कैलकुलेशन लोगैरिथम्स आर यूज्ड। और इस फॉर्मूला को इस ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए लोगैरिथम्स यूज़ किए जाते हैं। देखिए लोगैरिथम्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपको लॉग टेबल में मेंशन होती है। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने का, देन आपको लॉग टेबल दी जाती है, उसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। जैसे देखिए यहाँ पे ये वैल्यूज़ है x1 x2 x3। अब आप हर वैल्यूज़ की लॉग वैल्यू निकालेंगे और हर जो भी सबकी लॉग वैल्यू आएगी उनको x से मल्टीप्लाई करके उनका सम निकालेंगे। ठीक है, सिग्मा लॉग x, एक आपकी लॉग की वैल्यूज़ है हर x की, ये आपकी x की वैल्यूज़ है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका सम निकाल लिया और उन्हें डिवाइड कर लिया नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से, राइट। इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए जैसे स्टेप्स मेंशन है, फाइंड द लोगैरिथम ऑफ ईच वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज़ लॉग टेबल में है उनका जो भी नंबर्स आपके यहाँ पे गिवन है सबका आप लॉग वैल्यू निकालेंगे। देन लोगैरिथम्स का सम आपने निकाला, डिवाइड दिस सम बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, देन उसको सम को नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड किया और जो भी आंसर आता है उसे हम बोलते हैं एंटी लॉग। देखिए जैसे यहाँ पे डेली इनकम दी हुई है 8 लोगों की, राइट। डेली इनकम फैमिली 8 फैमिलीज़ की दी हुई है,
ये है 70 10 575, ठीक है। देन आपने क्या किया, हर वैल्यू का लॉग निकाला लॉग टेबल से, लॉग एक्स निकाला हर वैल्यू का, लॉग टेबल आपको गिवन होगी उसमें यही वैल्यूज़ होंगी, आपने वहाँ से उठा के पुट कर दी। इनका आपने क्या किया, इनका सम निकाला, देन सिंपली फॉर्मूले में पुट कर दिया, लॉग एक्स सम जितना आया था इनका डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वैसे ज्योमेट्रिक मीन हो गया या हार्मोनिक मीन हो गया, नॉर्मली एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं, जस्ट मे बी थ्योरी के लिए आपसे पूछ ले फॉर्मूला इनका लिखने को, अदरवाइज ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, राइट। तो फॉर्मूले में पुट करके आपने निकाल लिया। उसी तरह से देखिए और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे गिवन, या यहाँ पे भी आपको फैमिली की इनकम दी हुई है, ठीक है। ये इनकम एक्स गिवन है, ये आपने लॉग एक्स निकाला उनका टोटल, और जस्ट आपने ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर लिया, राइट। ज्योमेट्रिक मीन को बेसिकली देखिए यूज़ कब करते हैं, बिकॉज ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आती है इसको यूज़ करना, इसको अंडरस्टैंड करना इतना इजी नहीं होता है इसके रिजल्ट को। और अगर इसमें क्या होता है, एक भी वैल्यूज़ एक्स की ज़ीरो है तो सब कुछ ज़ीरो हो जाता है, राइट। तो इसको इसलिए कब यूज़ करते हैं, जब आपकी लार्ज ऑब्जर्वेशंस गिवन, जो लार्ज ऑब्जर्वेशन है जैसे कभी कभी एक्सट्रीम वैल्यूज़ आती हैं तो उनको अगर लेस वेट दिया हुआ हो तब आप इसे यूज़ करना सूटेबल है। और जब जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं उनमें रिलेटिव चेंजेस आते रहते हैं, तो जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ में चेंजेस आता रहता है, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जब ये चीज़ों में आपकी वैल्यूज़ में चेंज आता रहता है तब आप एक एवरेज पॉइंट निकालना हो कि एवरेज रेट से कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, वो निकालने के लिए आप ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं। एंड जब आपकी ऑब्जर्वेशन में कुछ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा लार्ज हो, कुछ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, मीन एक्सट्रीम वैल्यूज़ गिवन हो, तब इसे यूज़ करना सही होता है। ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, राइट। देन हार्मोनिक मीन देखिए क्या होता है, ये जितनी भी अरिथमेटिक मीन हम लोग का जैसे होता है, अरिथमेटिक के मीन के हम लोगों ने फॉर्मूलेस पढ़े, जस्ट उसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे अरिथमेटिक मीन में डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दे एन डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स, ये आपका निकल आता है हार्मोनिक मीन, ठीक है। इट इज़ द सीरीज ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन्स, रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल दोज वैल्यू एंड इज डिनोटेड बाय एच एम, ठीक है। एच एम या ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है सारी वैल्यूज़ का। देखिए यहाँ पे अगर ये एक्स सिग्मा सिग्मा एक्स भी है, तो ये क्या है, सिग्मा एक्स का भी हमने ऊपर रेसिप्रोकल कर दिया है। जब ये एन अपॉन सिग्मा एक्स बना तो सिग्मा एक्स नहीं, वन अपॉन सिग्मा एक्स होगा। मैं जितनी भी आपकी वैल्यूज़ दी हैं आप सबका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मेजरमेंट दिया हुआ है, ये आपको वैल्यूज़ गिवन है, सम ऑब्जर्वेशंस गिवन है, टाइप। जैसे देखिए ये 1 2 3 4 एक्स हो गया, सॉरी ये क्या हो गया आपका एन हो गया, ठीक है। देन ये क्या हो गया आपका एक्स, एक्स गिवन है 6 10 15 एंड 20। अब सिंपली अगर हम कैलकुलेट करते तो हम सिग्मा एक्स इसका टोटल निकालते और 4 से उसे डिवाइड कर देते, बट हार्मोनिक मीन में हम सबका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो एन ऊपर रहेगा और 1/x1 1/x2 ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से देखिए कैलकुलेट किया तो एन कितना है 4, और सारी वैल्यूज़ का क्या किया है आपने, रेसिप्रोकल कर दिया, और रेसिप्रोकल करके आपने एलसीएम लेके सबका सम निकाला, ठीक है। दैट इज़ आया आपका 0.3834, 4 डिवाइडेड बाई 0.3834, आपकी हार्मोनिक मीन आ गई 10.43। तो हार्मोनिक मीन यूजुअली हम लोग अगर किसी चीज़ का एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है, तब हम यूजुअली इसे कैलकुलेट करते हैं सारी चीज़ों का रेसिप्रोकल करके, ठीक है। तो मीन में हम लोग का मीन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एवरेज निकालना अरिथमेटिक मीन के थ्रू पहले तो हम निकालते हैं, जिसमें हमने देखा कि स्टेप डेविएशन, शॉर्टकट है, डायरेक्ट मेथड के थ्रू डिफरेंट सीरीज़ के डिफरेंट फार्मूलाज से, ग्रुप सीरीज़ का अलग, इंडिविजुअल का अलग, डिस्क्रीट के अलग, उसके थ्रू हम अरिथमेटिक मीन निकालते। देन आता है हमारा ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। अगर हम न्यूमेरिकल पर्पस से एग्ज़ाम के लिए पढ़े तो अरिथमेटिक मीन पे ज़्यादा फोकस करिएगा, बिकॉज क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक मीन से ही आते हैं, और एक बार आपने कॉन्सेप्ट फॉर्मूला याद कर लिया तो चीज़ों को पुट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे फ्रॉम द यूनिट 2। थैंक यू।